हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। 8 जुलाई के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को कोटेशन से। और आज का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपैशन इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी। ये जो कोटेशन है एथिक्स में आपके काम आ सकता है। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको मोरालिटी का मतलब समझ में आना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज़ मोरालिटी? मोरालिटी इज समहाउ योर वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, बिलीफ जो होता है वही मोरालिटी होता है। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एथिक्स में। नाउ हेयर द कोटेशन इज कंपैशन इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी। यानी इसके पक्ष में भी आप कई सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। कंपैशन मतलब करुणा है यहाँ पर। और कोई भी जो डिसीजन आपका होता है, कोई भी बिलीफ आपकी होती है, वो कहीं ना कहीं कंपैशन पर आधारित होती है। आप किसी भी वल्नरेबल सेक्शन को देख करके कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं, भावुक होते हैं, वो आपके एक्शन को डिफाइन करता है। तो इस तरीके के कोटेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में या ज़रूरत के अनुसार आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जहाँ पर भी आपको सही लगता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। कोटेशन आप जान चुके हैं आज का, उसको लिख ज़रूर लीजिएगा कॉपी में। 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डी कंट्रोल, जो बड़ा सा आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल पेज पर। आइडियाज़ के पेज पर एक बड़ा आर्टिकल है द वायरस एंड द लॉकडाउन। और द वायरस एंड द लॉकडाउन के ही तर्ज पर आज एक्सप्लेन में भी कुछ बातें लिखी गई हैं, बट वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें ज़्यादा आपको अलग से फैक्ट नहीं मिलेगा। नाउ एंड ड्रीम को भी हम डिस्कस करेंगे जो एडिटोरियल वाले पेज पर है। मेंस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप आंसर राइटिंग कर सकें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रोज़ की तरह आपको दिए गए हैं। तो आज के डिस्कशन में ये सारे फैक्ट्स पॉइंट्स आपको पता चलने वाले हैं। सीएजीआर क्या होता है, गालवान वैली से जुड़े कुछ फैक्ट्स। एलएसी क्या है एग्जैक्टली, इसका लोकेशन हम देखेंगे आज। क्रूड मोर्टालिटी रेट, और इसके अलावा भी कुछ मोर्टालिटी रेट होते हैं, उसका भी जिक्र आएगा क्वेश्चन के दौरान। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेताकत, ड्रीम केरला, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आज के डिस्कशन में आपको मिलने वाले हैं। तो अंत तक बने रहना है दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आप लोगों को ये बात बतानी पड़ती है और मैं रोज़ आपको याद भी दिलाती हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जो भी आईएएस की तैयारी में है या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करे जिनके लिए न्यूज़पेपर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको प्लीज़ आप रिकमेंड करें दोस्तों। तो देखिए आज का पहला आर्टिकल होगा लाइन ऑफ एक्चुअल डी कंट्रोल, दूसरा आर्टिकल है एंड ऑफ अ ड्रीम, और तीसरा आर्टिकल है द वायरस एंड द लॉकडाउन। ये 3 सवाल हैं आंसर राइटिंग के लिए। तीनों ही सवाल आपके आर्टिकल पर बेस्ड होते हैं, तो प्लीज़ चीज़ों को समझते हुए अपना आंसर राइटिंग करना है। कोशिश ज़रूर करनी है आंसर राइटिंग से। आपको मैं एक बात और बता दूं, जिन्होंने कल का डिस्कशन नहीं सुना है या पहले का डिस्कशन नहीं सुना, उनके लिए बता दें कि टेलीग्राम पर एक नया ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप का नाम है आईएएस दरबार आंसर रिव्यू। तो आप वहां पर जाकर के और उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के ग्रुप को, उसमें आपको अपने आंसर्स को अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्म में। उसके बाद जो और लोगों के आंसर्स हैं आप उनको रिव्यू कर सकते हैं, सेम एज आपके आंसर्स को भी लोग रिव्यू कर सकते हैं। और इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक्टिविटीज़ करनी है, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इस डिस्कशन का, और साथ साथ में जो क्वेश्चंस या अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी मिलती रहेंगी। तो उसको आज ज्वाइन कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लीज़ क्वेश्चन लिखना शुरू करें, बहुत ज़रूरी होता है ये इस एग्ज़ाम के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल आपसे सीएजीआर के कैलकुलेशन पर पूछा गया है। इसको आप अभी डिस्कशन के दौरान जानेंगे और फिर उसका आंसर बताइएगा कमेंट में। क्रूड डेथ रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया जाता है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। और अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कब बना, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए दोस्तों, क्योंकि इस बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं इसमें, और चूंकि क्वेश्चंस बन सकता है, न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए इसका बेसिक फैक्ट। कुवैत कौन कौन से देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? कुवैत न्यूज़ में है। वैसे भी ऑलमोस्ट जितने भी देश हैं जहाँ जहाँ पे कानून बदले जा रहे हैं प्रवासियों के लिए, तो प्रवासियों की जब हम बात करते हैं तो भारत का नाम भी उसमें आता है, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग बाहर खास करके गल्फ कंट्रीज़ में भी काम करते हैं।
तो इसलिए ये सारे जो लोकेशंस हैं वो न्यूज़ में आ चुके हैं। कुवैत कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपका सवाल है, इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अगर आप एक्सप्लेन भी करेंगे आंसर को तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी चीज़ें बहुत समय तक याद रहेंगी। खैर आप कैसे भी आंसर कीजिए, आंसर देना ज़रूरी है कमेंट में। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पे कोर्सेज चलाए जाते हैं दोस्तों, बहुत तरीके का, ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस का कोर्स, ऑफलाइन कोर्सेज, 3 ईयर प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। लेकिन आप में से जिनको भी इसकी ज़रूरत है, लगता है कि गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, आंसर राइटिंग में तकलीफ हो रही है, या फिर एक प्रिपरेशन का वे नहीं मिल पा रहा है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं 750069 पर। आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी कॉल पर। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल डी कंट्रोल, IR एसोसिएट हो जाएगा, इंडिया चाइना की हम बात करने जा रहे हैं। और इसी में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का, CAGR का जिक्र होगा आगे आर्टिकल में, और उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है ग्रोथ रेट को ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर द गिवन इंटरवल। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है कंट्री में और उसका ग्रोथ रेट कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में। और इस बार का जो सिनेरियो है बहुत ही बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि इस बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, फिर उसका एंड वैल्यू देखते हैं, एंड देन नंबर ऑफ पीरियड्स देखते हैं, एंड देन इसको कैलकुलेट किया जाता है। साथ में एक्यूरेट ग्रोथ रेट को प्रोवाइड करने के लिए ये CAGR को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इन्वेस्टर्स कितनी मदद कर रहे हैं ग्रोथ को बढ़ाने में भारत में। ठीक है, CAGR डज नॉट रिफ्लेक्ट इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्क को नहीं बताता है, क्योंकि ये कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। ठीक है, तो वो बस इन्फॉर्मेशन इतनी दे पाता है कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, कब हुआ है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस ये कैलकुलेट नहीं करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे गालवान वैली क्लैश का भी जिक्र कर रहे थे, बिकॉज इंडिया चाइना का जिक्र होने वाला है। देखिए जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं यही है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और ये पूरा 3 पार्ट में है जो आपको मालूम होना चाहिए। एक पार्ट ये यहाँ से लेकर के आप UK उत्तराखंड तक देखेंगे, यानी जम्मू एंड कश्मीर। अब तो ये लद्दाख हो गया बिकॉज अभी मैप को चेंज किया गया है एज यू नो। तो लद्दाख में ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड यहाँ तक ये लाइन आती है टोटल। ठीक है, इसको वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। टोटल 2176 किलोमीटर का ये है पूरा एरिया। मिडिल सेक्टर ये वाला एरिया ये है 554 किलोमीटर का, और ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक लाइन है, ये है टोटल 1327 किलोमीटर का। तो ये लोकेशन चूंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो क्लैश हुआ है गैलवान वैली में, और इवन सिक्किम के भी कुछ हिस्से में इससे पहले क्लैश हुआ था, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में टेंशन्स रहते हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में। नाउ क्या होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? ये वही लाइन है जिसके उस तरफ चाइना है और इस तरफ भारत है, और इस लाइन को खींचा गया था दोनों की सहमति से। लेकिन दिक्कत ये हुई है आज तक कि एक्चुअल कंट्रोल कौन सा है, एक्चुअल लाइन कौन सा है, ये दोनों भारत और चाइना का अलग अलग देखने को मिलता है। भारत का की जो लाइन है वो अलग होती है और चाइना की जो लाइन है वो अलग होती है, इसीलिए डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता है दोनों देशों के बीच में। और इसका जो ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न सेक्टर है ये ज़रूर याद रखिएगा। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों हैं, मिडिल में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, और वेस्टर्न में लद्दाख है। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा यही जा रहा है कि सिचुएशन गलवान वैली पर जिस तरीके से बनी वो हर किसी को मालूम है। इंडिया चाइना का फेस ऑफ अभी तक कंटिन्यू है, इतने दिनों तक, इतना लंबा फेस ऑफ। 2 डेमोक्रेटिक देश जिसको आप कह सकते हैं, इलेक्टेड कंट्री, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उनके बीच में इस तरीके का फेस ऑफ, इसने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को बदल दिया है। थोड़ा ये बैकग्राउंड में जाकर के डिस्कस करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स को भी उठाते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ये नेविगेशन एक्ट 1651 का ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट हुआ करता था, और ये एक्ट था इंग्लैंड का।
इंग्लैंड का एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था, नेविगेशन एक्ट 1651, क्योंकि एक समय आपको पता होगा इंग्लैंड की कॉलोनीज बहुत सारी हुआ करती थी और ब्लू वाटर पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, और उनकी ब्रिटिश कॉलोनी पर उनका अधिकार हुआ करता था। तो इन अ सिंपल वर्ड, नेशनल सिक्योरिटी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल। हमेशा से ये देखा गया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो हमेशा से ऊपर होती है कंपेयर टू द वेलफेयर एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल, और यही स्थिति अभी भारत चाइना के बीच में भी है कि आज नेशनल सिक्योरिटी हमारा खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोगों की बात करें, माइग्रेंट पीपल की बात करें, लेबर्स की बात करें, तो उनका वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी उनकी जो है वो कितना ज़्यादा आज अफेक्टेड है। अगर हम ओवरऑल इंडिया में, इवन एज चाइना में भी देखते हैं तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी पर ये अभी की बात नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही, इतिहास से ही होता चला आया है। डिफेंस एंड वेलफेयर हैव ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड वन अनदर, और ये आप हमेशा देखेंगे कि डिफेंस और वेलफेयर जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, खास करके भारत में। 1990 से जब से हमने रिफॉर्म की शुरुआत की, रिफॉर्म को दस्तक दिया, और इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस 90s के पहले हुआ करती थी, और उसको ख़त्म करने के लिए भारत ने बहुत सारे बदलाव किए। नो डाउट इसने भारत को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाई। ओपननेस टू ट्रेड यहाँ ने भारत के ग्रोथ को बहुत तेज़ी से ऊपर किया। ट्रेड में ओपननेस लेकर के आना, टैरिफ को ईज़ करना, कस्टम टैरिफ को कम करना, साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को ईज़ करना, ये लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स को ईज़ कर देना। तो इन सारी चीज़ों ने क्या किया, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से ऊपर किया। और हायर ग्रोथ रेट मीन्स मोर पीपल बीइंग पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। और जाहिर तौर पर जब भी हायर ग्रोथ रेट होगा तो यह बात आप कैसे कह सकते हैं कि हायर ग्रोथ रेट है। कहीं पर भी हायर ग्रोथ रेट होता है तो वहाँ के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकम जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ग्रोथ आता है, डेवलपमेंट होता है, और लोगों को नौकरियाँ, इनकम मिलती हैं, और इससे जो उनकी गरीबी है वो ख़त्म होती है। और यही सेम चीज़ भारत में भी इस दशक में देखने को मिला। 90 के बाद से अगर आप देखें 2014 तक की स्थिति को, तो हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से एक है इवन आज भी। ग्लोबलाइजेशन ने भारत को कितनी मदद पहुंचाई है, तो जाहिर तौर पर एक ब्यूएंसी को टच करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को पे आगे लेकर के जाने में, और 8+ जो रेट है, ग्रोथ रेट है, उसमें 8+ इंडिया को पहुंचाने में ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी हमने कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया है। ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, खास करके ये जो पेंडेमिक है इसने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि इस पेंडेमिक का इतना ज़्यादा फैलने का कारण भी यही ग्लोबलाइजेशन रहा। सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, इतनी तेज़ी से पेंडेमिक को, इस वायरस को उसने स्प्रेड किया, और आज ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं। लेकिन ये वही ग्लोबलाइजेशन है, इसने भारत ने बहुत मदद पहुंचाई ग्रोथ में खास करके। और 2003-04 से लेकर के अगर 7-8 तक का पीरियड देखते हैं, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इवन तब भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और जीडीपी ग्रोथ तब भी भारत का बहुत ही अच्छे लेवल पर था। और वही सारी चीज़ें रही, इसकी वजह से भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बन पाया पूरे वर्ल्ड में। डार्क क्लाउड गैदर्स ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, काले बादल छाने लग गए। ऐसा नहीं सिर्फ भारत में, बाकी जगह पर भी। आपको याद होगा, अभी अमेरिका चाइना का ट्रेड टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद 2008 की जब से क्राइसिस आई, उसके बाद से जो सिचुएशन है वो और वर्स होती चली गई। हालांकि यही दौर था जब भारत को भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एंड द ट्रेड पॉलिसीज सिंस द 1990s का अगर हम जिक्र करते हैं कि ट्रेड पॉलिसीज भारत में कैसी रही, तो बिल्कुल ओपन किया गया इकोनॉमी को, और प्रोस्पेरस बनाने के लिए काम किए गए। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिला काफ़ी हद तक। 2003-04 से लेकर 13-14 तक का अगर हम डाटा देखते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट देखिए कितना बढ़ गया। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 63.84 बिलियन से बढ़ करके ये
बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2013-14 का ये डाटा है। और इस तरीके से जो CAGR रहा, मतलब टोटल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा, वो 17.28% पर रहा इस दौरान। लेकिन 14 से लेकर के 19 तक का अगर हम डाटा देखते हैं पिछले 6 सालों का, तो स्थिति में थोड़ी गिरावट आई है। उसका एक कारण ये भी रहा है कि जो पॉलिसीज हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। ये पिछले 6 सालों में बहुत ज़्यादा, और खास करके इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव किए गए हैं, और उसका ये एक इम्पैक्ट है। नाउ दिल्ली राइजिंग डिपेंडेंस ऑन बीजिंग फॉर इम्पोर्ट। अब अगर हम चाइना की बात करें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट हमेशा से ये कोशिश करती आई है कि किस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाए, कैसी ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जाए जिससे कि डिपेंडेंसी को कम किया जा सके चाइना पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो डिपेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ी है, खास करके कुछ क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल मशीनरीज, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन, स्टील, इन सारे क्षेत्रों में जो डिपेंडेंसी हमारी वो बढ़ी है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि हम रॉ मटेरियल्स के लिए, हमारे अगर हम यहाँ पे दवाइयाँ बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है इंटरमीडिएट गुड का, वो हम चाइना से ही लेकर के आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरीज में हम जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको चाइना से लेकर के आते हैं। तो डिपेंडेंसी आज बहुत ज़्यादा है भारत की चाइना के ऊपर। और इसमें कुछ एक एग्जाम्पल भी है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, यानी उनका जो सेकेंड टर्म था, उनके भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन साहब और कॉमर्स सेक्रेटरी थे राहुल खुल्लर साहब, उन्होंने भी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की थी कैसे इस इम्बैलेंस को कम किया जा सके, लेकिन इसका कोई प्रभाव ज़्यादा हुआ नहीं। आज बिगेस्ट कंसर्न ये है आज के डेट में कि सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। कई सारे सेंसिटिव सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स जो हैं, वहाँ पे सप्लाई चेन को रोक दिया गया है, और जिसका प्रभाव भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। रीसेंट स्टेप आपको मालूम है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसमें चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, और वहाँ के सामान को बायकॉट करने की डिमांड चल रही है। साथ ही जो रोड प्रोजेक्ट या फिर रेल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चाइनीज़ कंपनियों को दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया है। हालांकि उसके लिए कारण कुछ और बताया गया था। और इस तरीके से माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ कंपनियों का, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। तो कई सारे रिसेंट स्टेप लिए गए हैं सरकार के द्वारा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए, रोकने के लिए। आगे ये कहा जा रहा है दैट सच सैंक्शन बाय इंडिया अलोन विल हार्डली स्टिंग चाइना। तो सिर्फ इंडिया अगर बायकॉट करता है चाइना को, सिर्फ इंडिया अगर चाइना की इस चीज़ों को रोकता है, तो इसका शायद ही कुछ प्रभाव चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े। हाँ, लेकिन अगर जो बड़ी पावर है, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि यूएस, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो आज भारत के साथ हैं, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है, तो उन सभी को साथ लाने की ज़रूरत है, कोलिशन की ज़रूरत है। और अगर ये सब मिलकर के बायकॉट करते हैं, बैन करते हैं, अलोन करते हैं चाइना को, तो हो सकता है कि इसका फिर आगे चल करके कुछ प्रभाव देखने को मिले। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि अभी एक सही समय है जब न्यू दिल्ली को फिर से इस क्राइसिस को देखना चाहिए, कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड दोनों देशों के बीच में जो बैरियर्स, उसमें सिर्फ ट्रेड बैरियर नहीं बल्कि और कितने ऑप्शंस हैं भारत के पास, उसको तलाशने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बात बहुत सच है जो आपको मानना पड़ेगा कि चाइना का रोल आज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई नकार नहीं सकता। एक डोमिनेंट पोजीशन पर है आज चाइना, ग्लोबल सप्लाई चेन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो पॉलिसी है भारत को वो बनानी होगी। और अल्टीमेटली इंडिया 4,556 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, तो इसको ये सोच समझ करके आगे के एंगेजमेंट और फैसले की ज़रूरत लेनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हम देखेंगे द वायरस एंड द लॉकडाउन। जीएस पेपर 2 से एसोसिएट करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जिक्र है कि भाई लॉकडाउन तो पहले किया गया, लेकिन उसका कितना प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पर हम थोड़ा जिक्र करते हैं क्रूड मोर्टालिटी रेट के बारे में। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मई में एक डाटा रिलीज किया गया था, जिसमें कि बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन सभी का सैंपल तैयार किया गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, द रेट आर कैलकुलेटेड पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है जान लीजिए। IMR हैज़ डिक्रीज्ड टू 32, about 1/4 compared to 1971। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1971 में कितना था
ये इसका डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितना हाईएस्ट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो एक साल में जो बच्चों की डेथ होती है 1000 लाइव बर्थ में से, उसको उस रेट को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, याद रखना है आपको। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में जान लीजिए। एक डेमोग्राफिक सर्वे होता है ये, SRS, और इसको इनिशिएट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको कि 1964 में बनाया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये 1961 में बना था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है, और ये सारा कैलकुलेशन यही करती है। ठीक है, आइए अब आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं, आर्टिकल पर चलते हैं। आपको मालूम होगा कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं भारत में, और यूएस, ब्राज़ील और के बाद अभी इंडिया का नंबर आ चुका है, रशिया को ओवरटेक कर चुके हैं हम, तो तीसरे पोजीशन पर पहुंच चुका है भारत। ये बहुत ही दुखद खबर है, जिसको कि हमें जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा। हालांकि सरकार लगी हुई है, हेल्थ केयर सेक्टर लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और एशिया में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में किस तरीके से इसका रहा, जो ये वायरस है इसने कितना इम्पैक्ट किया है कंट्रीज़ को, उसका जिक्र हम करने वाले हैं। इंडिया में जो परफॉर्मेंस रहा वो थोड़ा बुरा रहा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। अगर हम देखें एशिया में या अफ्रीका में, तो इंडिया में डेथ रेट्स ज़्यादा देखे गए हैं। तो क्रूड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज़ डूइंग वर्स देन चाइना। चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, इन सबसे ज़्यादा CMR रहा भारत में इस दौरान, इसीलिए इसको बहुत ही बैड परफॉर्मेंस में अभी रखा जा रहा है। फर्स्ट टू अनाउंस लॉकडाउन इन सारे देशों में, जबकि भारत पहला था, और वो भी इतनी बड़ी इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसने अपने यहाँ पर लॉकडाउन को अनाउंस किया था। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, लॉकडाउन को अनाउंस तो किया गया, लेकिन उसके जो मेजर्स थे वो सही तरीके से नहीं लिए गए। ये ऐसा माना जा रहा था कि बाकी जो देश हैं अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के, उन्होंने अपने यहाँ पर हर चीज़ की तैयारी की हुई होगी इस लॉकडाउन को से कैसे निपटना है उसके लिए, और यही एक्सपेक्टेशन भारत से भी थी। तो क्या भारत उन चीज़ों में सफल रहा? लॉकडाउन करने के बाद क्या हम चीज़ों को संभाल पाए? देयर इज़ एन ओपन क्वेश्चन अबाउट हाउ इकोनॉमिक लॉस अ नेशन शुड टेक इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द पेंडेमिक। तो हमने इकोनॉमिक लॉस तो कितना ज़्यादा किया ताकि हम ये जो पेंडेमिक है उसको स्लो कर सकें, उसको रोक सकें, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाए? क्या हम सक्सेस हो पाए? क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन आया और इसने इकोनॉमी को लगातार नीचे करना शुरू किया, लेकिन ऑन द अदर हैंड पेंडेमिक ऊपर जाना शुरू हुआ। अगर वायरस स्प्रेड नहीं होता और इकोनॉमी का नुकसान होता तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम बीमारी को रोक पाए थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, इकोनॉमी भी नीचे गर्त में चली गई, और जो पेंडेमिक है हम उसको भी नहीं रोक पाए, और लगातार ये बढ़ता चला गया। अकॉर्डिंग टू राइटर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा ये। हर किसी को ये लग रहा था कि इसके लिए प्रॉपर मेजर सरकार ने सोचा हुआ है, लेकिन बाद में ऐसा फील हुआ कि इसके लिए कोई भी ऐसा प्रॉपर मेजर्स सोचा नहीं गया था कि कैसे इस सिचुएशन से निपटना है। क्योंकि जब माइग्रेंट वर्कर्स को हमने देखा, वो रोड पर आ गए, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, जिस तरीके से माहौल बन चुका था, तो उससे यही सारी बातें समझ में आई। बिकॉज 4 घंटे का नोटिस दिया था सरकार ने, उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा रात के 12 बजे से। सप्लाई चेन एकदम ब्रेक हो गया, लोगों का मूवमेंट ब्रेक हो गया, सब कुछ रोक दिया गया। और लेकिन सरकार के पास इसके लिए कोई प्रॉपर नीति थी तो नहीं थी, ऐसा आर्टिकल का मानना है। कि मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो भूखे रह गए, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, उनकी जॉब चली गई, वो रातों रात बेघर होने की कगार पर पहुंच गए। वहीं पर अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से टैकल किया गया था इस सिचुएशन को, खास करके वहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करें तो टेस्टिंग वगैरह को काफ़ी बढ़ाया गया था, हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन किए जा रहे थे। लेकिन वही सेम चीज़ इंडिया में भी होना था, जो कि हमें कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिला।
ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह रुक जाने से लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहे थे। माइग्रेंट वर्कर्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसको टैकल नहीं किया जा पा रहा था। साथ में जो हंगर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम लोगों तक आई, जो लोग अपने घर तक जा रहे थे, उनके उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं हम कर पाए। और अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो आज इकोनॉमी का डाटा इतना वर्स्ट है कि आईएमएफ ने -4.5 प्रोजेक्ट कर दिया है 2020 का ग्रोथ रेट। तो हमने फिर जो ये डिसीजन लिया वो किस काम आया, ये राइटर का सवाल है। एंड द बिग बेनिफिशियरी सीम्स टू बी वियतनाम। ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस से इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। आई मीन इस वायरस से नहीं, बल्कि इसमें जो दवाइयाँ यूज़ होंगी या बाकी जो चीज़ें हैं उसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन होगा इस पेंडेमिक से, तो उसमें भारत भी हो सकता था। लेकिन भारत अभी दूर दूर तक कोई भी बेनिफिशियरी नज़र नहीं आ रहा है। यहीं इसके बदले में वियतनाम, इवन चाइना भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस दौरान। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 23.5% हो चुका है, कंपेयर टू ब्राज़ील जहाँ पे सिर्फ 12.6% है, यूएस जहाँ पे 13.3% है, और चाइना जहाँ पे मात्र 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो आप सोचिए कि भारत की स्थिति कहाँ पर जा कर के रुक गई है। तो ऐसे में जो प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है एंड ऑफ अ ड्रीम। ये हम आईआर से एसोसिएट करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कुवैत और गल्फ़ कंट्रीज़ की। तो एक बार देख लीजिए, ये सारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। ये इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, यहीं पर है कुवैत, बहरीन और कतर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लोकेशन होता है आपके लिए। इधर है पर्शियन गल्फ़, याद रखिएगा। इधर है ये वाला रेड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्शियन गल्फ़ रीजन के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें 8 कंट्रीज़ टोटल आते हैं। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, जो भी अब मैंने आपको दिखाया। और ये 8 कंट्रीज़ जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस में भी मेंबर कंट्रीज़ हैं। इन सभी कंट्रीज़ के साथ भारत का अपना बायलैटरल रिलेशन भी है और अच्छा रिलेशन है। भारत के कई सारे लोग इन देशों में काम करते हैं। भारत की इकोनॉमी में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लोकेशन। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पर चलते हैं। हाल की न्यूज़ ये है कि कुवैत ने ये फैसला किया है कि उनके यहाँ पर जो प्रवासी लोग काम करते हैं, प्रवासी मजदूर काम करते हैं, उनकी संख्या को वो कम करेंगे, जो वर्क फोर्स को वो कम करने वाले हैं। और ऐसा करने वाले सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि और भी देश हैं जो ऐसा फैसला ले रहे हैं। कुवैत ने कहा कि 15% से ज़्यादा पॉपुलेशन उनके देश में नहीं होनी चाहिए इंडियंस का, और इसके बाद इंडियन सिटीजन जो वहाँ पे रह रहे हैं उनमें से 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। अब अगर हम मेजर बेनिफिशियरीज़ की बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा एरिया है जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है, तो यहाँ पे पहले कुछ गल्फ रीजन की बात कर लेते हैं। इसमें सऊदी अरबिया ने निताकत लॉन्च किया था अपने यहाँ पर 2011 में, आपको याद भी होगा। इसमें इन्होंने कोटा इंट्रोड्यूस किया था वर्क फोर्स के लिए, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग इस रीजन में जाते हैं काम करने के लिए। तो उन्होंने अपने यहाँ के यूथ को जॉब देने के लिए और अपने यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी के लिए ये कोटा सिस्टम को लागू किया था। ओमान की बात करें तो ओमान ने भी कुछ ऐसा ही प्रपोज किया है, वो भी वर्कफोर्स में रिडक्शन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने 60s-70s में तो बहुत ज़्यादा वेलकम किया था। वेलकम करने के पीछे कारण था स्किल का वहाँ पर ना होना। उन देशों में स्किल नहीं था लेकिन भारत में स्किल बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए भारत के लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया गया था 60-70s के दशक में। और उसके बाद ऑब्वियसली इससे काफ़ी इकोनॉमिक बूम हुआ, भारत में भी इसका बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि वहाँ से रेमिटेंशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। केरला जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि केरला के 90% अप्रॉक्स लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, जो बाहर गए हैं कमाने के लिए, उनमें से हम परसेंटेज को देख रहे हैं। तो इस तरीके से केरला की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। गल्फ़ से जो रेमिटेंसेस आते हैं उसकी वजह से वहाँ पर वेलफेयर इतना अच्छा हो पाया है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करने में, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो ये सारे फ़ायदे भारत में हुए हैं। और पेंडेमिक के पहले भी ऐसा नहीं कि ये जो डिसीजन है ये पेंडेमिक के बाद का है सारा, पेंडेमिक के पहले भी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स थी। इसका 2 कारण था, एक तो ये कि गल्फ़ की जो इकोनॉमी है वो स्लो हो रही है, नीचे जा रही है, और दूसरा ये है कि कंट्री नाउ होस्ट अ लार्ज इंडिजिनियस पॉपुलेशन। अब क्या हो गया है कि इन देशों में बहुत ज़्यादा
पॉपुलेशन बढ़ गया है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे लोगों की स्किल्स बढ़ रही हैं, उनको जॉब की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए वो अब बाहर के देशों से जो लोग आ रहे हैं उनको कम करना चाह रहे हैं। और ये एक बहुत मेजर रीज़न है कि वो अपने रीज़न से वर्क फोर्स को कम कर रहे हैं, और इसमें भारत पर इसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है। स्मॉल पॉपुलेशन, इवन द स्मॉलर पूल्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कैन कीप अ लार्जली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमीज अफ्लोट विदाउट द एक्सपर्ट वर्कर्स। तो सऊदी अरबिया वगैरह में या अदर देशों में जहाँ पर केरला के लोग रहते हैं, अब उनको वहाँ से हो सकता है कि लौटना पड़ेगा माइग्रेंट वर्कर्स को। हालांकि इसके लिए लास्ट वीक में ही अनाउंस किया था केरला गवर्नमेंट ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, और ये जो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है ये उनके लिए ही है जो लोग बाहर से माइग्रेंट वर्कर रिटर्न होकर के आ रहे हैं, उनको एनआरआईज को यहाँ पे क्या वेलफेयर मेजर्स दिए जा सकते हैं और उनको कैसे यहाँ पर सहायता की जा सकती है, उसके लिए केरला ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा माना जा रहा है कि 70,000 जॉब अभी तक लॉस हो चुका है कोविड-19 की वजह से इन गल्फ कंट्रीज़ में, और भी इसके बाद जॉब लॉस होने की संभावना बनी हुई है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था एनएफएसए पर 2013 में एक्ट आया था, कल हमने जिक्र किया था डिटेल में। इसका आंसर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। दूसरा सवाल था वन नेशन वन राशन कार्ड पर, इसका भी आंसर होगा सी, बिकॉज यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही एज इट इज दिए हुए थे कि क्या होता है, क्या बेनिफिशरीज होंगे इसमें और किसको फायदा मिलेगा वन नेशन वन कार्ड से। एनएसएपी बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है और रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। सी होगा इसका आंसर। और आखिरी सवाल था डेफिसिट फाइनेंसिंग को लेकर के, इसके भी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए थे। कल हमने इस पर आर्टिकल भी डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज़ सुन लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। आंसर रिव्यू, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से है, उसको आप ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, प्लीज सब्सक्राइब इट।